आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करते हैं और अब अपन चर्चा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी तक अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े, इसके बाद इसकी पीरियोडिसिटी पढ़ी, इसके बाद अपन लोगों ने इसके क्वेश्चंस किए और फाइनल हेडिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग या कैसे काम में आती है। अब अपने लिए अनुप्रयोग तो यही है, बस क्वेश्चन में काम में आना। यार अपने लिए क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से काम में लिया जाता है और अपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस पे 3 बेसिक एप्लीकेशन जिन पे क्वेश्चन बनते हैं और वही इसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसका, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है इसका सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में बताता है ये। तो सबसे पहले हो गया नेचर ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट किस नेचर का, इससे क्या समझते हैं। अब देखो नेचर, अपन यहाँ पर जो नेचर चर्चा कर रहे हैं, अब देखो एक एलिमेंट की बहुत सारी नेचर चर्चाएं की जा सकती हैं, बहुत सारी इसकी प्रकृति के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा कर रहे हैं, अभी जो नेचर की डिस्कशन करेंगे अपन लोग, वो उसकी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक या फिर मेटलॉइड नेचर। ठीक है, अब देखो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आप सबको पता है कि लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल जो सबसे लेफ्ट में होते हैं, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो मेटल्स ही तो होते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, ये बात समझा सकता हूँ बच्चों को कि मेटेलिक नेचर जो है वो आप आयोनाइजेशन एनर्जी से जजमेंट कर सकते हो। कैसे, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, इसका मतलब मेटेलिक नेचर रखते होंगे, क्योंकि मेटल की डेफिनेशन ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हो, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, दे आर मेटल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो कम आयोनाइजेशन एनर्जी से अपन मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो पहला मेटेलिक नेचर, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, वो मेटल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है, आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आता है, मेटेलिक नेचर को समझाता है। तो पहला जो नेचर है वो क्या समझा रहा है, मेटेलिक नेचर। पहला जो नेचर बता रहा हूँ मेटेलिक। अपन बात करते हैं दूसरा। अपन पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कब पढ़ेंगे, तो अपन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शन अगला तो काफी टाइम लगेगा, उसमें मोल के बाद पढ़ेंगे, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ। इसमें 2 चर्चाएं करेंगे अपन, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक। जनरली जो मेटल्स होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, या ऐसा बोल लो कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जिनकी कम होती है वो मेटल्स होते हैं और वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मैं रिड्यूसिंग नेचर भी बता सकता हूँ, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर बता सकता हूँ मैं उसकी। चलो रिड्यूसिंग नेचर, अब इसके जस्ट रिवर्स, जैसे रिड्यूसिंग नेचर जो है उसके रिवर्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएगी। तो जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगी क्या, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बता सकता हूँ मैं इससे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो बेसिक कुछ बातें हैं जो मेटल्स के बारे में, या नॉन मेटल है क्या बताता है, मेटेलिक नेचर कहाँ बढ़ता है घटता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, तो इन तीनों की बात मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से करता हूँ। लेफ्ट टू राइट जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर रिड्यूसिंग नेचर जो है, सॉरी मेटेलिक नेचर जो घटेगी। दूसरा मैं बोलता हूँ रिड्यूसिंग नेचर, तो लेफ्ट वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि मेटल्स होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर रिड्यूसिंग नेचर घटती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी घटती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ऐसा बोल रहा हूँ। लास्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो लेफ्ट राइट जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है बढ़ती है। तो 3 कंसेप्ट, इन 3 नेचर को अपन ने इसे समझा। चलो उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेकंड नेचर, या सेकंड चर्चा करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है थोड़ा सा बताता हूँ। जो उस पर टोटल चार्ज या पार्शियल चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ, जैसे NaCl है,
आपको तो NaCl में जो N है उसमें +1 चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है। जैसे MgCl2 इस पे +2 चार्ज होता है और Cl पे -1 चार्ज होता है। जैसे Al2O3 पे ऑक्सीजन में -2 और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। ये जो चार्ज है इस पे टोटल चार्ज वो भी पार्शियल चार्ज हो, इस चार्ज को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और जैसे Na की +1 होगी, Mg की +2 होगी, एल्यूमिनियम की +3 होगी। यहाँ पर क्लोरीन की -1, यहाँ पर क्लोरीन की -1, यहाँ ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है कौन सी स्टेबल है या क्यों इस ऑक्सीडेशन स्टेट वो एग्जिस्ट करता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रूल्स है, उसमें बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, सम्मिलित होती है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होगी। तो सुनना, अपन कोई एलिमेंट लेते हैं ई, कोई भी एलिमेंट ई लिया, इस एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पर ई प्लस बनेगा और इसका एक और इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पर ई +2 बनेगा। और चाहो तो इसको आप क्रमागत लिख सकते हो। ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है IE1 और ये I2, यहाँ से यहाँ जो एनर्जी लगी देती है I2, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो I1। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, अभी +1 भी है और +2 भी। अपने को जजमेंट करना है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो इसमें अपनी हेल्प कौन करेगा, ये दोनों, ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस अपनी हेल्प करेगा, इन दोनों का डिफरेंस अपनी हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा वो देखो। इफ पहला क्या है, यदि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब IE2 माइनस IE1, यदि इन दोनों का जो डिफरेंस आयोनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड का जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है उनका डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इस एनर्जी का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो उस केस में ये कम हो गया तो आगे वाली मोर या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। और यदि if IE2 minus IE1 is greater than 16 electron volt, then lower oxidation state is stable. Then मतलब जो पहला केस यदि हो जाता है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, E+2 आएगी। और यदि सेकंड केस हो जाता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, E+1 आएगी। और ये सिंपल से एग्जांपल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब डाउट आएगा सर 11 से 15 के बीच हो तो क्या कहने, कुछ नहीं है, इसकी ट्रिक थी। आयोनाइजेशन एनर्जी एकमात्र रीजन नहीं है, बहुत सारे ऐसे और कारण है जिसे अपन पता करते हैं। तो आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कुछ नहीं कह सकते हो, ये ट्रिक है एक सिंपल सी, ठीक है। और अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, थर्ड सॉरी एप्लीकेशन पे चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है फाइंडिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, फाइंडिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। हालांकि इसको एक और हेडिंग से पढ़ाते हैं लोग, फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। दोनों सेम सिमिलर चीज है, दोनों सेम ही है। अब देखो इसमें तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, आपको कैसे काम करना है, कैसे फाइंड आउट होगा ग्रुप का नंबर या एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, कैसे पता चलेगा। सुनना, आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देगा, क्रमागत आयनीकरण ऊर्जा देगा। और उन आयनीकरण ऊर्जाओं को आप जब एनालाइज करोगे तो एक आयनीकरण ऊर्जा में किसी एक जगह अच्छा खासा जंप मिलेगा। उस जंप जिस आयोनाइजेशन एनर्जी में मिलता है इसका मतलब वहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। इसी बात से अपन जजमेंट देते हैं एक्चुअली। जहां पर अच्छा खासा जंप मिला इसका मतलब वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रही होगी। बहुत ज्यादा का मतलब वहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। और जहां पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उससे पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट वो इजीली निकल रहे थे। तो आपको करना क्या है, जिस आयोनाइजेशन एनर्जी पे जंप मिले उससे -1 कर दो, वही उसका जैसे -1 करोगे उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यदि पता चल जाए तो आप इजीली उस एलिमेंट का ग्रुप बता सकते हो। जैसे यदि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप है, यदि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसका सेकंड ग्रुप है, यदि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन 13 ग्रुप है। सर बीच में डी कहाँ गया, तो डी काउंट नहीं करना आपको। यहाँ जनरली डी इनर भरता है, वैसे आपको पता है n-1 डी भरता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनता है वो या तो एस ब्लॉक का एलिमेंट का बनेगा फिर पी ब्लॉक का एलिमेंट का बनेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या 13 to 18 ग्रुप के बीच में ही आंसर आएगा। अपन इस चीज का एक एग्जांपल करके देख लेते हैं किस तरह से अपने काम करना है, ठीक है।
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, पहले तो ये बता देता हूँ आपको करना क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितना आयोनाइजेशन एनर्जी है, जंप वाला, जो जंप वाला आयोनाइजेशन एनर्जी है, उससे -1 कर देना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे देखना, एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझते हैं इस चीज को। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई एलिमेंट ई है, इस एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई भी जैसे जूल किलो कैलोरी पर मोल जैसे भी दे रखी है, अपने को यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, अपने को वैल्यू से लेना देना है, जो जंप देखनी है। जैसे पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 220 दे दी आपको, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 350 दे दी, ठीक है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 2000 दे दी। आपको पता है फर्स्ट सेकंड में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा जंप नहीं है, लगभग 120 का जंप है, ठीक है। अपन चले आगे, लेकिन यहाँ पर जो कम जंप है उससे समझ में आता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन यहाँ पर जो निकला आगे इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा मुश्किल से निकला, आयोनाइजेशन एनर्जी का अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अब इस जंप से अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भाई, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पे जंप बुलाया तो 3 - 1 दैट इज 2, तो सेकंड ग्रुप का बंदा है ये, सेकंड ग्रुप का, क्योंकि दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप में ही होते हैं। अब इस बात को फील लेते हैं कैसे हुआ होगा। देखो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में S1 होता है, सेकंड ग्रुप में S2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज सोचो कि यदि NS2 NS1 एंड NS2 यदि दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, S ब्लॉक के, S सब सेल में मेटल है, इजीली निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना लेंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनने के बाद इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, जंप देखने को मिलेगा। तो जहां जंप देखने को मिलेगा वहां मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जहां जंप देखने को मिला वहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, तो इससे पहले वाले जितने इजीली निकल गए वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो इस तरह से अपन जंप करने से अपन आइडिया लगा सकते हैं उसका एलिमेंट कौन सा है, और या फिर एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, और उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाँ, अब ये तो चर्चा होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है। अब छोटी सी और चर्चा करना चाहता हूँ। अभी अपन लोगों ने योर बाउंसर और आंसर का एक सेशन बनाया, हालांकि इसको मैं अलग सेशन में रखना है, टॉपर्स टॉक में, जिसमें टॉपर्स आएंगे, अपनी चर्चा करेंगे किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया। तो आपकी क्वेरीज है, तो यदि आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज रखिए, क्योंकि इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रहा, हिट रहा, अलग अलग टॉपर्स आएंगे, आपको आपकी क्वेरी बताएंगे। तो आपको यदि कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरे नंबर दे रखे, उससे बात कर लें। उसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस तरह से अपन कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।